आज हम लोग जानेंगे कि आपने देखा कि जो गैस की वॉल्यूम होती है, प्रेशर होती है और टेम्परेचर होती है, वो एक दूसरे से क्या संबंध रखता है। समझ में आ गया? तो आज हम जानेंगे क्या हमारा डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में भी कोई संबंध होती है। मेरा बात समझ में आया? डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में क्या कोई संबंध होता है? तो इस संबंध को हम पहले क्या करेंगे, कैलकुलेट करते हैं। तो टॉपिक भी डालेंगे, रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड टेम्परेचर। रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड टेम्परेचर। किसका? गैस का। ये दोनों के बीच में क्या संबंध होता है? अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स के नियमानुसार क्या जानते हैं आप? V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ये चार्ल्स का नियम में आप पढ़ चुके हैं। हो गया? Therefore डेंसिटी यानी कि D, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, नहीं होता है? डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। मास को यहां पे हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? W से, और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेंगे V से। हो गया? तब इस जगह पे आपको क्या दिखाई दिया? D इक्वल टू W बाई V। अगर यहां से आप वॉल्यूम को बाहर करते हैं, किसको? वॉल्यूम को, तो V इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? W बाई D मिलेगा। हो गया? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन पहला से उठाएंगे। ध्यान से देखिए, इधर ये आपका V1 है और ये क्या है? V किसके बराबर? W बाई D के बराबर। समझ में आ रही होगी बात? तो V1 के जगह में क्या आप W1 बाई D1 लिख सकते हैं? V1 के जगह, V के जगह में V1 लिख सकते हैं, W के जगह में W1 और D के जगह में D1 लिख सकते हैं क्या? इसीलिए लिखे यहाँ पे क्या? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक? तो क्या मिलेगा? V1 के जगह पे आपको W1 बाई D1 और आपके पास नीचे क्या है? P1। समझ में आया? इक्वल टू V2 के जगह में W2 बाई D2, फिर क्या बचा हुआ है? P2। ये रिलेशन मिलेगा हमको एक। हो गया? इफ मास इज कांस्टेंट, यानी कि W यहां पे हमारा क्या है? कांस्टेंट है। समझ पा रही है? मास कांस्टेंट है, उसका क्या मतलब? कि W1 और W2 दोनों एक ही है। अगर ये 10 ग्राम है तो ये भी 10 ग्राम होगा। समझ में आ गया? तो इस केस में क्या होगा? W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W। ये लिख सकते हैं? अगर इसको इस तरह से लिखें तो आपको ये इक्वेशन क्या मिला? बोलिए। W1 के जगह में क्या लिखेंगे? W बाई D1 T1 इक्वल टू W D2 T2। ये W से ये W कैंसल हो गया। तब किसके बराबर कौन हो गया? T1 D1 इक्वल टू T2 D2 इक्वल टू K, यानी कि ये भी क्या हो गया? कांस्टेंट।
ये समझ पाई आपने? ये W और W क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये दोनों नीचे नीचे है ना, मतलब इक्वल ही है दोनों। नीचे है मतलब क्या, इक्वल है। और ये अगर हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तब इस केस में आप K इक्वल टू TD लिख सकते हैं। K हमारा K हुआ, T1 T2 के बदली में T, D1 D2 के बदली में D, तो K इक्वल टू क्या मिला, TD, टेम्परेचर और डेंसिटी। ठीक, अगर यहां से आप डेंसिटी को बाहर करते हैं, किसको, डेंसिटी को, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, K बाई T। समझ में आया? यस सर। तो K यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। उसका क्या मतलब, D इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये रिलेशन होती है दोनों में, इसके किसके बीच में, डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में। ये क्या शो किया कि अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो डेंसिटी घटेगा। समझ में आया? अगर टेम्परेचर घटाते हैं तो डेंसिटी बढ़ेगा। ये रिलेशन दिखाया। समझ पाई? यस सर। डाउट है? नो सर। लिख लीजिएगा। हेंस डेंसिटी of gas is inversely proportional to the temperature of gas at constant pressure। यहां पे आपका प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। Hence, density of gas is inversely proportional to the temperature of gas at constant pressure। ये रिलेशन होता है दोनों में। अपने गे लुसास लो पढ़ के रखा है, पढ़े हैं या नहीं पढ़े? पढ़े हैं। नहीं पढ़े? पढ़े हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा हम 2 लाइन यहां भी सीखते हैं, क्योंकि ये हम गैस इक्वेशन पढ़ रहे हैं और गे लुसास भी क्या बनाए थे, गैस का नियम भी बनाए थे। ठीक, तो लिख लीजिएगा गे लुसास लो। गे लुसास लो। चलिए ध्यान से समझिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। समझ में आ गया? इस गैस के नियम अनुसार क्या हुआ, प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। क्या लिख पाएंगे? चलिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एंड का मतलब समझ पाती होगी, नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या कहा कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, किसका, गैस का, तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर को घटाते हैं तो प्रेशर घट जाएगा। समझ पाई? Therefore, P is directly proportional to the T. P for pressure, T for temperature. P is directly proportional to the temperature. हो गया? और P इक्वल टू KT, K यहां पे क्या है, कांस्टेंट है। और K इक्वल टू क्या मिला, K इक्वल टू P बाई T। P बाई T। अगर आपके पास में 2 प्रेशर है,
T1 और T2, और दो टेम्परेचर है T1 और T2। समझ में आ गया? तब आप क्या उस केस में लिख सकते हैं, यहां पे लिख देते हैं, हेंस T1 by T1 इक्वल टू T2 by T2। इस तरह से भी आपको एक फॉर्मूला मिल जाता है। समझ पाई? आइडियल गैस बिहेवियर, आदर्श गैस किस तरह से बिहेव करता है? मेरा बात ध्यान से सुनेगी कि आइडियल गैस का बिहेवियर, पहला बिहेवियर यह होता है कि ये गैस चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ का नियम का पालन करती है। समझ में आ गया? तो दूसरा पॉइंट बताते हैं, हम लिखेंगे, पहले समझ लीजिए कि आइडियल गैस के बीच के मॉलिक्यूल्स, आइडियल गैस के बीच के मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन फोर्स हमेशा 0 होना चाहिए। दूसरा बिहेवियर, क्या मेरा बात समझ में आया? आपने कोई आइडियल गैस लिया तो उस आइडियल गैस के अंदर पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, होंगे या नहीं होंगे? तो वो मॉलिक्यूल्स का जो अट्रैक्शन होगा वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, यानी कि अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब कि वहां का मॉलिक्यूल्स दूर दूर में होना चाहिए, दूर में रहेंगे तभी तो अट्रैक्शन नहीं करेंगे। ये इसका दूसरा बिहेवियर। मेरी बात समझ में आया? तीसरा बिहेवियर इसका कि गैस का जो वॉल्यूम है उसकी अपेक्षा में गैस की मोल्स की वॉल्यूम काफी कम होना चाहिए। एक बार फिर से, गैस की जो टोटल वॉल्यूम होती है उसमें उस गैस की मोल्स की वॉल्यूम काफी कम होना चाहिए। चौथा बिहेवियर, 0 केल्विन टेम्परेचर पर, कितना पर? 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर, यानी कि -273 केल्विन टेम्परेचर पर आइडियल गैस का वॉल्यूम 0 होना चाहिए। अगर उसका वॉल्यूम उस टेम्परेचर पर 0 नहीं होता है तो वो हमारा आइडियल गैस नहीं है। क्या मेरा बात समझ में आ गया? पांचवा पॉइंट, इसका जो कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और इसी को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? Z से। कंप्रेसिबिलिटी, समझ में आ गया? कोफिशिएंट Z का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। Z इक्वल टू PV/nRT होता है। और Z यहां पे क्या है आपका? कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट। उसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 1। ठीक। अगर ये पांचों नियम, मतलब पांचों पॉइंट को कोई गैस फ्लो करता है तो वो क्या कहलाती है? हमारा आइडियल गैस कहते हैं। और आइडियल गैस का बिहेवियर यही होता है। समझ पाई मेरा बात? चलिए, फर्स्ट बिहेवियर, आइडियल गैस फ्लो द रूल्स ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। ये पहला इसका बिहेवियर। समझ पाई कि अगर आइडियल गैस है तो उसको बॉयल्स का नियम और चार्ल्स का नियम को पालन करना पड़ेगा। समझ पाई? दूसरा पॉइंट हमने क्या कहा? मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स 0, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया?
लिखिए अट्रैक्शन फोर्स should be 0 between two molecules of गैस। समझ पाई इसका मतलब? गैस के दो मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, मतलब नहीं लगना चाहिए। समझ में आ गया? तीसरा पॉइंट हम क्या बोले थे? थर्ड पॉइंट आइडियल गैस बिहेवियर का, कि गैस की वॉल्यूम में गैस का मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम बहुत ही कम होना चाहिए। नहीं समझ में आया? आ गया। द वॉल्यूम ऑफ molecules of gas should be very smaller than that of volume of the gas। समझ पाए? बताते हैं, यहां पे फिगर बनाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, चलिए ये आपने कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर पे क्या भर दिए? पूरा गैस भर दिए। ठीक, सपोज यहां पे इस गैस का वॉल्यूम आपका 1 लीटर है। कितना? गैस का वॉल्यूम 1 लीटर है। अब ये गैस है तो इस गैस के अंदर पे क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स है। इस तरह से क्या होंगे? इसके मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहाँ पे गैस का वॉल्यूम आपका 1 लीटर और गैस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो क्या होना चाहिए? इसमें कम होना चाहिए। समझ में आ गया? तो देख रहे हैं यहाँ पे उसका मॉलिक्यूल्स क्या है? कम है। 4 दिखाई दे रहा है आपको यहां पे सिर्फ समझने के लिए, जबकि 4 मॉलिक्यूल्स का मतलब इतना बड़ा। समझ पा रही है? जबकि गैस का वॉल्यूम कितना? 1 लीटर। समझ पाई? गैस का वॉल्यूम को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से। और इसका वॉल्यूम, किसका? मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम ऑफ द गैस को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V डैश से। तो ये क्या शो किया? V इज वेरी ग्रेटर देन V डैश। ये बिहेवियर है। अब तो समझ पाई होगी। हाँ। चौथा बिहेवियर हमने क्या कहा? 0 केल्विन टेम्परेचर पर, 0 केल्विन टेम्परेचर पर, 0 केल्विन टेम्परेचर मतलब -273 केल्विन टेम्परेचर पर इस गैस का वॉल्यूम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। आप समझ पाए होंगे ना इसका मतलब? लिख लीजिए कहीं पे बगल पे। 0 केल्विन टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, यानी कि उसका वॉल्यूम कुछ भी नहीं होगा। अगर उसका वॉल्यूम हुआ तो वो हमारा आइडियल गैस नहीं होगा। समझ में आ गया? पांचवा पॉइंट आपने सीखा आइडियल गैस इक्वेशन पे। PV इक्वल टू, यहां पे लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। समझ में आया? तो PV बाई nRT लिख सकते हैं इक्वल टू Z। ये क्या है Z? हाँ, कंप्रेसिबिलिटी कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये इसका 5 बिहेवियर।
हाँ बोले थे। The kinetic theory of gas. गैस का गतिज सिद्धांत, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। क्या क्या पॉइंट है उसको समझेगी, ठीक। इस थ्योरी में क्या कहा गया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। पहला, इस थ्योरी में क्या क्या कहा गया कि गैस हमारी छोटी छोटी पार्टिकल से बने हुए हैं जिसको मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। क्या मेरा बात समझ में आया? गैस किससे बना हुआ है? छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं जिसको क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, ठीक। दूसरा पॉइंट, फ्री पाथ। फ्री पाथ नहीं समझ में आया? फ्री पाथ, गैस के अंदर पे मॉलिक्यूल्स होती है लेकिन कम मात्रा में होती है, अभी हमने देखा है या नहीं है? तो वो मॉलिक्यूल्स टकराने से पहले जितनी दूरी तय करती है वो दूरी उसका फ्री पाथ कहलाता है। क्या मेरा बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? बताते हैं। अब इस कमरे पे 3 लड़कियां हैं, ठीक। आंख को बंद किए और इधर से उधर चलने लगे, ठीक। तो जब तक चल रहे हैं, जब तक नहीं टकराए हैं, तब तक का दूरी आपका क्या कहलाएगा? फ्री पाथ कहलाएगा। क्या मेरा बात समझ में आया? जब तक मॉलिक्यूल्स आपस में नहीं टकराती है तब तक कुछ कुछ दूरी को क्या करता है? तय करता है, और वो दूरी उसका क्या कहलाता है? फ्री पाथ कहलाता है। तीसरा, ये क्या कहा, मतलब इस थ्योरी में क्या कहा गया कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसका? गैस का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसके अंदर की जो मॉलिक्यूल्स होगी वो ज्यादा तेजी से गति करने लगेगी। समझ में आया मेरी बात? ये तीसरा पॉइंट कहा गया, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसका मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। पांचवा पॉइंट ना, चौथा पॉइंट, चौथा थ्योरी में कहा गया कि इस गैस के अंदर पे, मतलब किसी आइडियल गैस के अंदर पे गुरुत्वाकर्षण बल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या मेरा बात समझ में आया? गैस में गुरुत्वाकर्षण बल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर प्रभाव पड़ता तो सब गैस को अर्थ खींच के जमीन पे सटा रखता, ऊपर में कैसे गैस रहता। क्या मेरी बात समझ पा रही है तुम? ये आसपास में 12-13 किलोमीटर, 60 किलोमीटर ऊपर तक गैस है कि नहीं है? है। तो क्यों है गैस? क्योंकि गैस में ग्रेविटेशनल का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर इफेक्ट पड़ता तो सब गैस को जमीन में सटा के रखता है, हम लोग को सो के सांस लेना पड़ता है। समझ पा रही है ना? ये समझने वाली बात है, समझो। पत्थर को तुम फेंकती है तो वो यहाँ पे आके रुकता है, इतना दूर में रुकता है, कहाँ रहता है? जमीन पे। अगर गैस में भी वही इफेक्ट लागू होता तो सबको कहाँ पे रहता? जमीन पे। तो हम लोग को कैसे सांस लेना पड़ता? सो के इधर से उधर घुलटते जाते और घुलटते आते सांस लेने के चक्कर में। लेकिन गैस में ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ पाई? लिखे? पहला, फर्स्ट, क्या हमने कहा? गैस आर फॉर्म स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स नॉन एज मॉलिक्यूल्स। एटम नहीं, मॉलिक्यूल्स।
दूसरा फ्री पाथ। फ्री पाथ मतलब जीरो पाथ जिसको बोल सकती है, किसको कहते हैं? चलिए, ये आपके पास में कंटेनर है क्या? इसके अंदर पे गैस है, और गैस है तो इसका क्या होगी? मॉलिक्यूल्स होगी। मॉलिक्यूल्स कैसे होता है गैस में आपको पता है ना, एक यहाँ तो एक यहाँ तो एक यहाँ तो एक यहाँ, ठीक। और ये मॉलिक्यूल्स रेंडमली ऑर्डर में इधर से उधर तैरते रहती है, ठीक। जब ये तैर रहा होगा तो जैसे मान के चलिए ये मॉलिक्यूल्स इधर से तैरते तैरते यहाँ पे गया और इससे क्या गया? टकरा गया। तो यहां से यहां तक तो ये ट्रैवल किया, तो यहां से लेकर इसका दूरी क्या कहलाएगा? फ्री पाथ कहलाएगा। जब तक वो नहीं टकराता है उससे पहले का दूरी क्या कहलाता है? फ्री पाथ कहलाता है। यहाँ पे गया तो क्या हुआ सुंदरी? टकरा गया, ठीक। तो टकराने से पहले कुछ दूरी उन्होंने तय किया, कुछ रास्ता को कवर किया, तो वही रास्ता क्या कहलाता है? फ्री पाथ। ये क्या कहलाता है? फ्री पाथ। समझी? कुछ बोलना है? फ्री पाथ। चलिए, फ्री पाथ का डेफिनेशन बोलिए। डिस्टेंस ट्रैवल बाय द मॉलिक्यूल्स बिफोर कॉलिजन। समझ पाई? कॉलिजन का मतलब टकराना, बिफोर का मतलब पहले। डिस्टेंस ट्रैवल बाय द मॉलिक्यूल्स बिफोर कॉलिजन, टकराने से पहले तय किया गया दूरी क्या कहलाती है? फ्री पाथ कहलाती है। ये टकराया ना, यहां से गया तो इतना दूर तय किया, तो टकराने से पहले का दूरी क्या कहलाता है? फ्री पाथ कहलाता है। तीसरा पॉइंट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स है ना? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर, इसमें जोर से टेम्परेचर दे देगी ना तो ये जल्दी जल्दी चलने लगेगा, ठीक। समझ में आया? चौथा हमने क्या कहा था? ग्रेविटेशनल फोर्स आर, डज नॉट लिख दो, डज नॉट इफेक्ट इन गैस। गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव गैस पर नहीं पड़ती है। चलिए, काइनेटिक गैस इक्वेशन। गैस का गतिज समीकरण, गैस का गतिज समीकरण। चलिए समझते हैं इसको। आपके पास में एक कंटेनर है, मतलब एक वेसल है। वो वेसल का शेप कैसा? क्यूब जैसा। कैसे? क्यूब। क्यूब है, ठीक। अब ये क्यूब है तो इसमें कितनी फेस है? कितना फेस? 6 फेस है, नहीं है? चलिए, ये फेस को हम बी मान देते हैं, ये फेस को क्या मान देते हैं? ए मान लेते हैं, ठीक। अब इसके अंदर पे क्या है? गैस की मॉलिक्यूल्स है। इसके अंदर पे हमने क्या रखा?
गैस की मॉलिक्यूल्स रख दिए। ठीक, लेकिन इसको जाने से पहले थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन कर देना चाहते हैं। देख लीजिए, एक्चुअल में ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये भाग को आगे बढ़ाइएगा तो आपको क्या डायरेक्शन मिलेगा? x। इसको आगे बढ़ाइएगा तो y, इसको आगे बढ़ाइएगा तो z। मिला? यहां से लेकर इसका दूरी को हम क्या मान लेते हैं? l। क्यूब है मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई सब बराबर होता है। समझ पाई? सब तरफ का इसका लेंथ कितना? l। ठीक, समझने वाली बात कि इसके अंदर पे आपने क्या रखा? मॉलिक्यूल्स रखा। ध्यान से समझेगी, मॉलिक्यूल्स रखा। ये क्या है? मॉलिक्यूल्स है। तो ये मॉलिक्यूल्स है तो इसमें कुछ ना कुछ मास तो होगी। मॉलिक्यूल्स है मतलब मास नहीं होगा? होगा। और ये मॉलिक्यूल्स क्या करती है? गति करती है इधर से उधर, तभी तो जाकर टकराती है एक दूसरे से। समझ पा रही है मेरा बात? अब ये क्या करेगी? गति करेगी। इसमें मास भी है और गति भी कर रहा है, मतलब इसमें मोमेंटम है। समझ में आ गया? इस मॉलिक्यूल्स में क्या है? मोमेंटम है। मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम। आपने जाना? तो यहां पे m भी है। ठीक, और जहां पे मोमेंटम होता है वहां पे फोर्स होती है। आपको पता है, हमने एक एग्जांपल दिया था कि इसको इस तरह से रखे तो ये कुछ नहीं करेगा, लेकिन इसमें आप वेलोसिटी दे दीजिए तो इसमें फोर्स क्रिएट हो जाएगा। समझ पा रही है? तो इसमें फोर्स है। अब ये जाएगा और क्या करेगा? इधर का जो फेस है, इधर फेस है ना आपका, ए फेस में जाके टकराएगा। समझ में आया? क्या करेगा? टकराएगा। टकराएगा तो यहां पे क्या होगा? कंप्रेसिबिलिटी होगी, कंप्रेस होगा। नहीं समझ में आ गया? फुटबॉल या आपने बॉल को देखा, आपने इस तरह से दीवार को मारा तो बॉल आपका क्या हो जाता है? कंप्रेस हो जाता है और फिर से इधर रिटर्न हो जाता है। और वही जगह पत्थर को मार के देखिए, नहीं आएगा, वही दीवार को फाड़ देगा। नहीं समझ में आया? तो इसमें क्या होती है? हमारा कंप्रेसिबिलिटी होती है। हमने देखा इसका बिहेवियर अभी नहीं। तो इस फेस में जाके ये मॉलिक्यूल्स क्या हो गया? टकरा के, टकराने के बाद में फिर से ये कहां पे आया? इधर रिटर्न। ठीक, तो जाने में कितना लंबाई, कितना दूरी? l, और आने में कितना दूरी? l। तो कितना हुआ टोटल? 2l। नहीं समझ में आया? आया। एक बार इस फेस से उस फेस में गया, कितना दूरी गया? l। उसमें जाकर टकराया, टकराने के बाद में वो और फिर से अपने स्थान पे आया, तो कितना दूरी? l। दोनों को मिलाए तो 2l। समझ में आया बात? लेट द ए, चलिए लिख लिए। चलिए देखिए, माना कि हमारे पास में क्या है? एक क्यूब वेसल है। इस क्यूब वेसल में हम किसको भर दिए? गैस को भर दिए। वेसल इन गैस इज फिल्ड, गैस को क्या कर दिए? भर दिए। द लेंथ ऑफ ईच फेस आर l सेंटीमीटर। इसका जितना भी फेस है सबकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना है? l सेंटीमीटर है। ठीक, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज m। गैस का मॉलिक्यूल्स का मास कितना? m। नंबर ऑफ मोल्स इज n। यहाँ पे कितने नंबर पे है? मोल्स, n नंबर पे। एंड वेलोसिटी ऑफ मोल्स इज न्यू। मोल्स का वेलोसिटी क्या? न्यू, यानी कि आप भी बोल सकते हैं। कोलाइड टू द फेस ए, कहां से टकराती है? ए फेस से टकराती है। समझ में आ गया? अगर वो ए फेस से टकराया तो वहां पे उसका क्या चेंज होगा? क्या चेंज होगा? मोमेंटम चेंज होगा। नहीं चेंज होगा? होगा पर सेकेंड। तो क्या हम लिख सकते हैं? लिखिएगा यहां पे, therefore change the momentum, change एक फेस से वो कितना बार टकरा रहा है? हो गया? Therefore
इसको आप इक्वेशन फर्स्ट माने, ये इक्वेशन क्या है? फर्स्ट। हो गया? मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर कॉलिजन, टकराने से पहले उसका मोमेंट कितना? मॉलिक्यूल्स का एम भी नहीं था। समझ पाई बात को? ये दिखाई दे रहा है, ठीक? चलिए आगे ध्यान से देखिए। मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर कॉलिजन, टकराने के बाद में कितना? माइनस एम भी। समझ पा रही है? ये माइनस क्यों? क्योंकि वो इधर से गया और टकराया और वापस आया तो माइनस, ठीक? हो गया? ये भाग को मिटा रहे हैं, ठीक? चलिए अब यहां पे पर कोलिजन कितना चेंज हुआ मोमेंट का? चेंज इन मोमेंट पर कोलिजन, चेंज इन मोमेंट पर कोलिजन, पर कोलिजन इक्वल टू, ध्यान से देखिए, कितना? एम भी माइनस एम भी। समझ में आया? तो आपको मिला क्या? 2mv। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो आपको क्या मिला? 2mv। इक्वेशन नंबर सेकेंड। समझ पा रही है? Therefore, velocity is equal to displacement by time। पढ़ के आए हैं आप? ठीक? और टाइम इज इक्वल टू, जल्दी, स्पीड भी लिख सकते हैं, स्पीड ही लिख दीजिए, या वेलोसिटी लिखना चाहते हैं तो वेलोसिटी लिख दीजिए, ठीक? आया समझ में? और पर टाइम इक्वल टू क्या? पर टाइम का मतलब समझ में आता है कि ये टाइम नीचे आ गया, पर टाइम बाई में आ गया। पर टाइम इक्वल टू कितना? स्पीड बाय, ये भी उल्टा खा गया, ये भी उलट हो जाएगा ना? हो गया? चलिए, therefore number of collision, therefore number of collision per second, ध्यान से देखिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है? पर टाइम, और यहां पे क्या लिखे? पर सेकेंड। एक ही चीज है, टाइम का मतलब सेकेंड। नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड इक्वल टू, ऊपर में क्या लिखा हुआ है? स्पीड। कितना स्पीड इसका था? v बाय डिस्टेंस कितना? नहीं बताए थे? एक बार उधर जाने में l और एक बार इधर आने में l, तो टोटल कितना? 2l। हो गया? टोटल नंबर ऑफ मोल्स n, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना? n। इसको इक्वेशन भी ले लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 3। n हो गया? अब देखिए आपके पास में डायरेक्शन कितना? 3 डायरेक्शन, x, y, z है या नहीं है? है। इसका मतलब क्या हुआ? मॉलिक्यूल्स मूव इन 3 डायरेक्शन, मॉलिक्यूल्स मूव इन 3 डायरेक्शन। कौन कौन सा? x, y और z। मॉलिक्यूल्स मूव इन कितना डायरेक्शन? 3 डायरेक्शन।
समझ में आया? Yes, sir. डायरेक्शन, डायरेक्शन। Therefore, number of moles collide on the face. Number of moles collide on the face is equal to, आपके पास में कितनी डायरेक्शन? 3 डायरेक्शन। और नंबर ऑफ मोल्स कितना? n। तो कितना बार? n बाई 3। समझ पाई? ये n बाई 3 कहां से आया? ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। पुटिंग ऑल द वैल्यू, पुटिंग all the value in equation first। इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे? सब वैल्यू को रखेंगे। क्या मिला था हमको इक्वेशन फर्स्ट में? f मिला था क्या? f ही तो माने थे उसको, ध्यान से देखिए। नहीं है? f इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? हाँ, कितना? 2mb। नहीं मिला? फिर इंटू, फिर क्या लिखा हुआ था? जल्दी बोलिए। हाँ, v बाई 2l, v बाई इंटू कितना? n बाई 3। ये 2 से 2 को कैंसिल कीजिए जल्दी। कर लिए? हाँ। क्या मिला? f इक्वल टू, जल्दी, m n v स्क्वायर 1/3 लिख देते हैं। 3 है ना? 1/3 m n v स्क्वायर बाई l। यही मिलेगा क्या? सही है? चलिए, ये इक्वेशन नंबर कितना? 5। देयरफॉर प्रेशर इक्वल टू, क्या जानती है? जल्दी बोलो। फोर्स बाई एरिया। कितना? फोर्स बाई प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। ये एरिया है, ये एरिया है ना? तो एरिया, ये भी एल है और ये भी क्या है? एल। एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो इसका लंबाई भी एल और चौड़ाई भी एल। नहीं समझ में आया? तो प्रेशर को आप यहाँ रिप्रेजेंट किससे करेंगे? पी से। तो बोलिए P इक्वल टू फोर्स के बदले में F, एरिया के बदले में L स्क्वायर। अब तो समझ पाई होगी। हाँ, L स्क्वायर हो गया। और F इक्वल टू कितना? F इक्वल टू, यहाँ F इक्वल टू PL स्क्वायर। नहीं समझ में आया? आगे इधर ध्यान दीजिए थोड़ा सा जल्दी। F इक्वल टू PL स्क्वायर। आप एक वैल्यू निकाले हैं, F का वैल्यू निकाले हैं? यस सर। क्या वैल्यू निकाले हैं? F इक्वल टू 1/3 m n v स्क्वायर बाई l निकाल चुके हैं। चलिए, ये F है तो ये भी क्या है? F। F के बदले में आप PL स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 1/3 m n v स्क्वायर बाई l लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक, आया समझ में कि नहीं समझ में आया? तो P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? बोलिए 1/3 m n v स्क्वायर बाई, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये क्या हो गया? L क्यूब। L क्यूब। ठीक, L क्यूब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, सब एल है कि नहीं है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल टू आयतन वॉल्यूम होता है। मतलब P इक्वल टू 1/3 mn v स्क्वायर बाई v। L क्यूब के बदले में लिख सकते हैं v। ठीक, समझ में आया या नहीं समझ में आया? तब
अब ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, यस सर। तो क्या मिलेगा बताओ? PV इक्वल टू 1/3mn/v²। सही है? यस सर। चलिए आपके पास में क्या है ये mn, m क्या है मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, m क्या है नंबर ऑफ मोल्स। दोनों को आप एक साथ जोड़ेंगे तो क्या आपको कैपिटल M मिलेगा, टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो PV इक्वल टू बोलिए 1/3mn के बदली में कैपिटल M v²। नहीं समझ में आया? जनरली दूसरा चीज को देखते हैं तो उसका वैल्यू क्या मिलता है आपको, ½ mv² मिलता है कि नहीं मिलता है काइनेटिक, लेकिन इसका क्या मिला 1/3mv² मिलता है। आ गया समझ में? चलिए आज क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, कल ठीक